बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का सियासी मंजरनामा ये कि एक तो मौशी मंजरनामे से बहुत रिलेट करता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब की मंजूरी दे दी है और ये 3 एक साथ में पाकिस्तान को मौसूल होंगे। इससे पहले सऊदी अरब और चाइना जो है वो रोल ओवर की मंजूरी दे चुके हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर IMF ने इन फंड की मंजूरी दी। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है MD IMF जो है, उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात के लिए जो इकदाम उठाने थे वो अच्छे उठाए हैं और इसी के पेश नज़र मुस्तकबिल में भी उठाए जाएंगे। लेकिन अवाम के ऊपर मौशी बोझ किस हद तक पड़ेगा? हुकूमत तो ये कहती है कि मौशी मंजरनामा बेहतर हो रहा है। हुकूमत ये भी क्लेम करती है कि आज के दिन IMF की मंजूरी के बाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़ी तेज़ी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में इजाफा हुआ है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे गया है। तो ये इजाफा किस हद तक बरकरार रहेगा और इसके असरात और समरात जो हैं आम आवाम तक किस तरीके से पहुंचेंगे, इसके ऊपर बात होगी। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 8वां इजलास हुआ। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस पैराई के अंदर गुफ्तगू की, उस पर गौर खौज किया कि कुछ अराकीन ये कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के ऊपर रोशनी डाली गई, तफसीली फैसले के ऊपर रोशनी डाली गई, इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ऊपर रोशनी डाली गई, स्पीकर कौमी असम्बली के लिखे गए खत के ऊपर रोशनी डाली गई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि रिव्यू के अंदर जाना चाहिए और फिर वो रिव्यू के अंदर चले गए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए कहा है कि हमें यह बता दें कि आपके फैसले को माना जाए या इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से लिखे गए खत की रोशनी के अंदर फैसला किया जाए। उन्होंने ये कहा कि 39 MNAs को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके फैसले की रोशनी में हमने डिक्लेयर किया था, लेकिन बाद में इलेक्शन तरमीमी एक्ट आ चुका है और उन्होंने वो पिछले अरसे से लागू किया, यानी 2017 से। अब हमें ये बता दें कि हम क्या करें। एक सवाल तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे लोग ये बातें करते थे कि आईनी इदारा है और उसके ऊपर कोई फैसलों की बाइंडिंग नहीं होती, और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किन तकनीकी वजूहात की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से नजर-ए-सानी की अपील दायर करते हुए उनसे वजाहतें तलब की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का मौजूदा मंजरनामा, जिसमें अदालती मंजरनामा बड़ा अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से एक ख़त लिखा गया था जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को, जिसमें सवालात पूछे गए थे कि यह बताया जाए कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को क्यों निकाला गया, और जिसमें यह भी कहा गया था कि मैं अल्टीमेटम देता हूं कि जब तक पुरानी कमेटी बहाल नहीं की जाती तब तक मैं इसमें शिरकत नहीं करूंगा। तो उन्होंने आज जवाबी ख़त लिखा है। उसमें एक बात तो उन्होंने की कि मैं ये आपको जवाब देने का मजाज नहीं हूँ कानूनी और आईनी तौर के ऊपर, लेकिन मैं एहतसाब और शफाफियत के ऊपर यकीन रखता हूँ और इस बात के ऊपर यकीन रखता हूँ कि कोई नाराज ना हो, इसलिए वजाहत आपको दे रहा हूँ। और 11 वजूहात उन्होंने बताई हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जजेस कमेटी का हिस्सा ना बनाए जाने की, जिसमें उन्होंने कहा कि छुट्टियों पर रहे, केसेस नहीं सुने, सीनियर जजेस से जो गैर शाइस्ता रवैया रखा, और उसमें यह भी बात की कि आपकी ईमा पर किया। और फिर उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को उस बेंच में शामिल ना करने की भी वजूहात बताई। पहली तो उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ही नहीं चाहते थे कि वो उस बेंच का हिस्सा बने। तो इस पूरे मंजरनामे में बात होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इलेक्शन कमीशन का आज का इकदाम, आईनी इदारा, बाइंडिंग कोई नहीं, रुजू फिर से सुप्रीम कोर्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बात यह है, अगर वो एक आईनी इदारा था मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा अब वो आईनी इदारा है। मैं इसलिए नहीं मान रहा कि उन्होंने खुद अब एक जवाब पैदा कर दिया। एक नहीं किया यासिर साहब, उन्होंने 4 जवाब पेश किए। पहला जवाब KPK हाई कोर्ट में पिटिशनर बनने का, दूसरा जवाब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन बनने का, तीसरा जवाब फिर अपना वजाहत मांगने का, वजाहत मांगी जनाब हमें बताएं कि वजाहत तौर पे हम क्या करें, और चौथा अब ये मैंने आपसे कहा था कि 10वें के बाद फैसला होना है, यानी 10वें इजलास के बाद। ठीक है, 8 हुए हैं, फैसला नहीं होना था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पहले भी ये सारा कुछ कह चुकी है कि आइन शिकनी, ये सारे लफ्ज़ अदा कर चुकी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन बाद, 10 दिन बाद जब भी ये फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं, और आर्टिकल 190 जो है वो पाबंद करता है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने पे। अगर अब वो आर्डर आ जाता है कि जनाब आप पाबंद हैं, आर्डर तो आ चुका है, तो उसके बाद फिर इस इलेक्शन कमीशन के इजलास कोई होगा? फिर क्या इलेक्शन कमीशन के पास 3 मिनट से भी ज़्यादा टाइम होगा कि उस पर अमल ना करें? गेंद तो फेंक दिए ना उधर,
उसको अपनी तरफ से बड़ा सियानापन की है। और अगर आप उस पूरे इलेक्शन कमीशन की पिटीशन को पढ़ें, उस खत को पढ़ें, उस रजू करने को पढ़ें, तो आपको इस तरह लगेगा कि वो रजू नहीं है, वो बल्कि उसके तमाम फैसले की नफ़ी कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उसकी नफ़ी करने के बाद आखिर में ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये एक सवालिया निशान होगा, आखिरी लफ्ज़ जो है। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको वो ऐसी चक्की में पिस रहा है कि अब उसका बचना मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है। सॉरी, अब इलेक्शन कमीशन को या तो सीटें देना पड़ेंगी या इलेक्शन कमीशन को कुर्बानी देना पड़ेगी, इन दोनों में से एक चीज़ होगी। इससे ज़्यादा तजिया मैं और कर नहीं सकता, और यही होगा, या सीटें या कुर्बानी। अब फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, कुर्बानी या सीटें, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। आप कितने दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस वजाहत को रोक लेंगे? अगर कल वजाहत जो मांगी गई है, अगर कल 8 मोअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ से जवाब आ गया या पीर के रोज आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे जी? फिर कोई ऑप्शन बचता है यासर साहब? फिर आप नहीं देंगे तो आप कहेंगे जनाब ये पड़ा मेरा रिजाइन और मैं घर जा रहा हूं, यही है ना जी। इसके अलावा तो आपके पास और ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि अब जब बॉक्स खुलना है ना, वो संदूक होता है ना, माई एक अम्मा जी होंगे ना, माई जेरे नानी जी मरन लगते हैं, सब तो पुरानी माई जरी होंगी है, जो दा संदूक खुलता है ना तो सारे कोल बैठे होंगे ने, वो देखते हैं विचों निकलना की है। तो ऐसी ऐसी नायाब चीज़ा निकलदियाँ ने कि बंदा परेशान हो जाता है, और कई उसमें से ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं कि कई लोग सोचते रह जाते हैं कि ये भी था। तो बड़ी क्लियर सी बात है। दूसरी बात यार, मैं यासर आप पे हैरान हूँ। किस बात पे? मैं आप पे भी हैरान हूँ और पाकिस्तानी कौम पे भी हैरान हूँ यार, सदके जाऊँ। मुझ पे हैरानी तो आपकी पहली बार नहीं। नहीं, मैं हैरान हूँ। हम मकरूज होने पे खुश हो रहे हैं और हम पे कर्ज चढ़ गया, हम मकरूज हो गए, हमारे बच्चे मकरूज हो गए, हम गुलाम हो गए, हमने सूद पे पैसे लिए, सूद पे लिए ना जी। सूद के मतलब क्या हुक्म है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठकर हम सूद पे पैसे ले रहे हैं और पैसे लेने के बाद बंगरे डाल रहे हैं, जनाब सानू कर्जा मिल गया जे, असी कौम के बच्चे नूं जरा गए बिल्कुल गिरवी रख देता है। सदके जाऊं यार आप पे, सदके जाऊं। मैं पंजाबी बीच में इसलिए बोल देता हूं कि जनाब आपको मुहज़्ज़ब से आदमी आप शक्ल से लगते हैं। अच्छा, पंजाबी तो मुहज़्ज़ब ही है। नहीं, पंजाबी बोल के यानी आप मुहज़्ज़ब मुझे समझते नहीं है। नहीं, मुहज़्ज़ब से आदमी लगते हैं, बुरा ना बना जाए ना। ज़बान से मुहज़्ज़ब होने या गैर मुहज़्ज़ब होने का अंदाजा नहीं, वो तो मुझे पता है। ज़बान तो आजकल ज़बान से निकला लफ्ज़ तो काबू में नहीं आता। नहीं सर, आ जाता है यहाँ पे, नहीं आता सर। वो पुरानी कहावतें हो गई हैं कि वो कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। अब मुसाहिब एक खड़ा होता है, वो तीर वापस ला के देता है, कहता बादशाह सलामत जब तक निशाने पे नहीं लगता आप तब तक ट्राई करते रहे, मैं आपको ला के देता रहूँगा। तो बात यह है कि हम वो कौम है जो कर्ज लेने पर, पहले कर्ज लेने के लिए हम मिन्नतें तनले करते हैं, कर्ज लेने के लिए हम तमाम शराइत पूरी करते हैं, फिर कर्ज मिलने पर हम बंगरे डालते हैं ताकि हमें और कर्ज मिले, ताकि हमें और कर्ज मिले, फिर हम और मुल्कों से कर्ज लेते हैं। अपनी कौम के नौजवानों को, अपने आने वाली नस्लों को हम मकरूज कर जाते हैं। किसी ने कभी सोचा कि कर्ज देने वाला, जिसने कर्ज देना है, अगर वो कर्ज दिए बगैर चला गया तो उसकी सजा क्या है? किसको पता है कि अगर आप अपने लिए पैसा लेकर मकरूज कर जाते हैं किसी को, तो उसकी इस्लाम में क्या नुक्ते नज़र से क्या सजा है? आजकल तो हमारे उलमा कराम इसको बताते नहीं, उन्हें बताना चाहिए। आजकल उन्हें बाकी सियासत से निकल कर इस तरफ भी आना चाहिए ना, ये बताना चाहिए। और हम खुश हो रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ, जब से मुझे कई गुजला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने देखी हैं, कई लोगों की खुशी के ठिकाने देखें कि नहीं रहे। मुझे एक बात बता दें, क्या अब ये सारा कुछ मिल गया, ओके, फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल जाएगी, बिजली के बिल काम आना शुरू हो जाएंगे और बढ़ेंगे, 7 रुपए फ्री? या नहीं यार, मुझे बता देना, हमें मिल गया ना। मकरूज तो हम हो गए हैं, मकरूज होने के बाद क्या हम होना बंद हो जाएंगे? क्या इस कौम की किस्मत में जो लिखी गई है, मैं लफ्ज़ कह रहा हूं, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, अवामी जो शदीद नफरत है उसकी सूरत में, क्या वो हमें अब ख़त्म हो जाएगी? क्या अब गरीब का बच्चा स्कूल पढ़ लेगा? क्योंकि इसलिए हमें IMF ने कर्ज दे दिया है। क्या हमें और भी ममालिक का पैसे दे देंगे ना?
क्योंकि IMF तो सिर्फ एक निशान है ना, गारंटी है ना, आप दूसरे ममालिक में पैसे दे देंगे। इससे अब क्या सड़कें बनेंगी या मुल्क बनेगा? मुझे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। अगर तो इस कर्ज लेने से ये मुल्क बन जाएगा, मुल्क एक कौम हम बन जाएंगे, तो फिर हम कर्ज भी उतार देंगे। और अगर ये पैसे 50-50 लाख या 3-3 करोड़ या 25-25 करोड़ रुपया जो है हॉर्स ट्रेडिंग में जाना है या बाकी चीज़ों में जाना है, तो यार फिर तो नहीं। आज तो नई गाड़ियाँ आई हैं सर। तो यार आगे भी आनी है। आज नई गाड़ियाँ आई हैं ना, आगे इस मुल्क में जितनी गुर्बत होती है उतने महंगे मोबाइल आ जाते हैं, जितनी गुर्बत होती है उतने महंगे घर बना दिए जाते हैं, जितनी गुर्बत होती है उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती हैं। जहाँ से पैसे मिलते हैं हम फौरी तौर पे MNA MPA जो होते हैं वो एक इतनी स्टेट बना के ले आते हैं स्कीमें, ये लें जनाब, मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें, मुझे ये दे दें। क्या यहाँ मजाक बना रखा हमने? हम वो लोग हैं कि हम मकरूज होने पर खुश हो रहे हैं, हम इस मुल्क को कर्जों के बोझ के नीचे दबने पर खुश हो रहे हैं, हम अपनी नालायकी को छुपाने पर खुश हो रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे। आपने तो कहा था कि पेट पे पत्थर बांधेंगे, यही हमारे हुक्मरानों ने कहा था, सारा कुछ करेंगे। जरा देखें ना, जरा जाके माजरत से मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती। मेरी बरादरी से कितने लोगों को आप लेके गए हैं साथ? क्यों लेके गए हैं? क्यों लेके गए हैं? और आप तो अकेले भी जाते तो आपकी खबर तो चलनी थी। सब आप वैसे ये बात इस तरीके से कर रहे हैं जैसे पहली बार गए। नहीं, पहली बार नहीं गए या आखिरी बार नहीं गए, हो सकता आखिरी बार हो या पहली बार हो या जो भी हो, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार है यार? कोई खर्चे इन्होंने कम किए हैं? हमने IMF से कर्ज लिया क्यों है? पहला एक सवाल है मेरा, बड़ा सिंपल सा, हमने क्यों कर्ज लिया? आप मुझे जवाब दे दें। बजट खसारे को मैनेज करने के लिए। हो जाएगा मैनेज? आज तक हुआ नहीं हुआ ना, तो किसको धोखा दे रहे हैं हम? किसके साथ हम बेईमानी कर रहे हैं? किसके ज़मीर को हम जो है वो फरोख्त कर रहे हैं और किसके ज़मीर को हम गिरवी रख रहे हैं? बता दें, ये बता देना मुझे। आप सारा दिन बैठ कर स्टडी करते हो यार, मैं तो रात को आ जाता हूँ वेला। हम सिर्फ कर्जे लेते हैं पुराने कर्जे उतारने के लिए। वो जो पुराने कर्जे हैं वो अवाम ने लिए, अवाम के लिए लिए। उन पुराने कर्जों से अवाम को कोई फ़ायदा हुआ? उन पुराने कर्जों से कोई हमने अपने ज़ाती गवर्नमेंट ने बिजली घर लगाए? उन पुराने कर्जों से हमने कोई अपने डैम बनाए? उन पुराने कर्जों से हमने कोई अपनी इंडस्ट्री लगाई? उन पुराने कर्जों से हमने उन पसमानदा तरीन इलाके जहाँ पर अब स्कूल भी टूट चुके हैं, जहाँ पे बैंसें स्कूलों की जगह बांधी होती हैं, उनको दुरुस्त किया? उन पुराने कर्जों से मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर किसी एक तबके में सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और चंद अमीरों के अलावा किसी तबके में खुशहाली आई है? तो मुझे बता देना मुझे आई है। हम अपनी PIA हम बेच रहे हैं, रेलवे हम बेचने जा रहे हैं, उन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं जिन हालात में सर्वाइव किया नहीं जाता। ओ यार, हमसे अच्छा तो इथियोपिया हो गया, हमसे अच्छा तो नाइजीरिया हो गया, हमसे अच्छा तो कीनिया हो गया। हम उस लाइन में सबसे अच्छे हैं जो आखिरी लाइन है, जिसका आखिरी नंबर है, हम उसमें हैं। हम फर्स्ट आए हैं दौर के अंदर ना, फर्स्ट आए हैं आखिरी नंबर वाले। वही है ना, वो लाइन लगी ना, वो कहता मैं सबसे आगे था तो उसने देख पीछे से शुरू कर दी। हमारी हैसियत तो वो ही बड़ी। मैं जो अफसोस हुआ आज कि हम कर्ज लेके और मज़ीद कर्ज लेके इस कौम को गिरवी रख के और हम शाम जाने जा रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हमारे पास और कोई है नहीं, हम कहते हैं हाँ वाह वाह क्या बात है जी, अब हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। और कौम बनना सीखें यार, और सबसे पहले करें ना, बेचें सारे अपनी जायदादें। मैंने तो आगे कहा था क्या ज़रूरत है ये, आप कभी घर देखें जाके अपनी वज़रा के, ब्यूरोक्रेसी के, पुलिस अफसरान के, इनके घर देखें सरकारी। क्या ये 5 मरले या 10 मरले में नहीं रह सकते? क्या 5 मरले 10 मरले में रहने वाले को नींद नहीं आती? करें ना, बेचें वो सारा, उसको बेच के कर्जे उतारें, फैसला कर लें कि हमने अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क की मसनूआत जो है उसको प्रमोट करना है। मैं देखूंगा किस तरह कर्ज खत्म नहीं होता, मैं देखूंगा किस तरह इस मुल्क की में खुशहाली नहीं आती। वो अपनी मसनूआत से तो इनके हाजमे खराब हो जाते हैं सर। ओ यार हो जाए, जहां पर तो जिस मुल्क के अंदर
जिस अदालत की तरफ हमारी नजर होती है, जिस अदालत से हम इंसाफ की अपील करते हैं, जिस अदालत के एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर हम सोचते हैं कि यहां पर हमें इंसाफ मिलना है, वहां पे हम सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़े देखते हैं। जिस पार्लियामेंट के अंदर हम अपने नुमाइंदों को वोट देकर भेजते हैं, अब तो वैसे हम नहीं भेजते, अब तो कोई और ही भेजता है, भेज दे, चल मान लें जिसे हम भेजते हैं, उस वहां पे स्वाय एक दूसरे को गालियां निकाल। पहले आप भेजते थे? पहले आप भेजते? थोड़े थोड़े थे, भेज ही लेते थे ना। तो उस पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्या होता है, ठीक है, वो सेनेट जिसे कहते ये सारी गवर्नमेंट खत्म हो जाए, मार्च ना लग जाए, ये सेनेट नहीं जाएगा, उस सेनेट के अंदर क्या होता है, क्या होता है, मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो, इससे माफी मांगो, उससे माफी मांगो, क्या है? हम जिन्होंने हमारी इस्लाह करनी, जिन्होंने हमें ठीक तरीके से लेकर जाना, जिन्होंने हमारी मंजिल का तयन करना, उनकी अपनी मंजिल नहीं है। उनकी अपनी मंजिल क्या है? इक्तदार का तूर। उनकी अपनी मंजिल क्या है? हम बच जाएं, बाकी चांद पार्च। ये है उनकी मंजिल। और आपने आते सारे कहानी सुना दी है, IMF ने हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। यार आफरीन है यार यासर साहब, आफरीन है। इसमें तो जो गेस्ट आएगा उनसे पूछेंगे ना, क्या एहसान किया हम पे भाई, बुलाएं हमें, बताएं ना एहसान हुआ क्या है हम पे, क्या एहसान हुआ है हम पे, बता दें। एहसान तो उस दिन होगा जब भाई रेडी वाला कहेगा जनाब आज मेरी रेडी जो है वो खत्म हो गई, मुझे एक बाइज्जत रोजगार मिल गया, या मेरी रेडी जो है अब मैं रात को फल लेके वापस नहीं जाता, मेरे पास आने वाला ये नहीं कहता यार जो गला हुआ सड़ा हुआ फल है वो मुझे दे दो सस्ते में। जब गोश्त वाला कहेगा नहीं अब मेरी दुकान से लोग खरीदने आते हैं। जब आम आदमी को पता होगा कि यार मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं, मैं अब 20 तारीख के बाद सोच में नहीं बनूंगा। मैं आज आपको एक वाक्य सुनाता हूं, मैं हल्फन कह रहा हूं। एक पुलिस वाला एक दुकान पे गया, उसने उसे पकड़ लिया, उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने पूछा कि क्यों पकड़ा है? उसने कहा इसने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ। मैं कहा आप कौन है? उसने उस दिन आपको कहा था ना कि दुकानदारों पे तो ये मैंने कहा आप कौन है? उसने कहा मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं कहा यार भैया इसकी ये छोटी सी दुकान है, ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड 40-45 हज़ार का कैसे रख लेगा? उसने कहा भाईजान ये छोटी सी दुकान पे 20 रुपए की चीज़ लेके 35 रुपए की बेचेगा। अब ये सुनते जाएं उसकी बात, तो ये तो गुजारा कर लेगा, पर मुझे तो बताएं हम सरकारी मुलाजम जो हैं, हम 17 तारीख के बाद, एक पुलिस वाला कह रहा है वो ईमानदार होगा, कोई शक नहीं है, सारे तो नहीं कमाते, बहुत ज़्यादा ईमानदार। उसने कहा कि हम किधर जाएंगे? हम 17 तारीख के बाद सोचते हैं कि हमारी तनख्वाह तो वो है, टैक्स भी कट गया, सारा कुछ हो गया, कहाँ जाए? अच्छा ये एक बड़ा तबका है। उसके बाद इसी तरह एक दिहाड़ीदार तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है वो बेचारा दिहाड़ीदार मिशन जिसने 500 रुपये कमाना है। अच्छा, मैंने समझा कि आप शायद पुलिस वालों में दिहाड़ीदार तबके की बात कर रहे हैं। वो बहुत थोड़े, मैं एक बात करता हूँ, एक दिहाड़ी जिसने बेचारे ने 500 रुपये या 1000 या 2000 भी कमाना है, ठीक है, 60,000 उसका महीना लगा ले। 60,000 महीना भी उस सूरत में है कि उसे रोज़ाना दिहाड़ी मिले, रोज़ाना उससे मजदूरी मिले, रोज़ाना उसकी मजदूरी जो है ना वो उसके पास है, तो फिर 60,000 रुपया, वो 60,000 रुपये में से उसने 10,000 रुपये अपनी ज़ात पे खर्च कर लिया, खाना पीना रहे किराया, उसका बच्चा 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में 20,000 होता है बिल कम अज़ कम, बाकी बच गया 30,000 रुपया। उस 30,000 में गैस का बिल निकाल लें, उस 30,000 में बीवी की दवाई या बच्चों का कोई 10,000 रुपया वो निकाल लें, 5,000 निकाल लें, बाकी बचा 25,000। मुझे गुजारा करके दिखा दे। दाल पकेगी घर में, ज़्यादा यही होगा ना, दाल पके, दाल की कीमत पता है ना, दाल का रेट क्या है? दाल का मैं वही कह रहा हूँ, पता है ना दाल का रेट क्या है? दाल कितनी महंगी है, सब्जी कितनी महंगी है, गोश्त को तो छोड़ दे यार, किस तरह गुजारा होगा? और हम कह रहे हैं कि जनाब और चीजें महंगी करेंगे, इसलिए कि हमने जिनसे कर्ज लिया है उनके कर्ज की शर्त पूरी करने के लिए आप खुश हो जाए। आपने आज एंट्रो में बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। मैंने कारनामा, हुकूमत ने कारनामा सर अंजाम दिया, मैंने तो बड़ा उसकी तर्जुमानी की है उस कारनामे बहुत बार किया जी। वो हमारा जी वो स्टॉक एक्सचेंज बड़ी अच्छी होगी। एक ब्रेक लेनी है सर, चंद बंदे स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हैं नोट कमाने से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे जी, इसी सियासी मंजरनामे के ऊपर मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, लेकिन एक कंडोलेंस, इजहार मजम्मत, इजहार अफसोस भी कि सवाबी के अंदर आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि सवाबी के एक थाने के अंदर उसके माल खाने में एक धमाका हुआ, जिसकी नौइयत का अंदाज़ा तो अभी तक नहीं लगाया जा सका, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ, 15 अहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हैं, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है जहाँ पे तिब्बी इमदाद की फराहमी है, और इसकी तहकीकात के दायरा कार वसी कर दिया गया है। और इब्तदाई तौर पर फराहम की जाने वाली मालूमात के मुताबिक हमें ये मालूम पड़ा कि धमाके के फ़ौरी बाद जो है वो माल खाने के अंदर आग भी लग गई। राना साहब, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, उनके जो अहलकार हैं वो आए रोज़ अपनी जानें गंवाते हैं, कुछ इस तरह से कि दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए, और कुछ ये माल खाने में जिस तरीके से चीज़ें रखी जाती हैं उस पर बहुत सारे वाक़यात माजी में भी रिपोर्ट होते हुए हैं कि वहाँ पे धमाके हुए। यह सुनने में आया कि इस साने में ये असद कैसर के भाई भी वहाँ मौजूद थे और वो महफूज रहे हैं, और बहुत सी ऐसी मुतसाद इतलाएँ भी हैं कि ये धमाका किया गया है। कोई कुछ कह रहा, अभी तक मुसद्दक़ा इतलात नहीं है, लेकिन लड़ने दें यार हमारी सियासी जमातों को। उनको सिर्फ एक परी है कि उन्हें लड़ाई करनी है। कोई इस बात की तरफ नहीं जा रहा कि हम रोज़ाना हमारे कितने लोग शहीद हो रहे हैं। कोई इस तरफ नहीं जा रहा कि इन दहशत गर्दों का हमने मुकाबला करना है। कोई इस तरफ नहीं जा रहा कि इस दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इसके लिए इकट्ठे हो जाए, छोड़ दें सियासी इख्तलाफात। दहशत गर्दी को ख़त्म करेंगे, मुआशी दहशत गर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। इस दहशत गर्दी को ख़त्म करेंगे, इस्तेहकाम भी आ जाएगा। लेकिन हमारे सियासतदान लड़ने में लगे हुए हैं। या सर, ये स्वाबी का एक वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़े और हो सकते हैं उस वक्त तक जब तक कौम इकट्ठी नहीं होगी। ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के उन अदारों की नहीं है जिनके जवान शहीद हो रहे हैं, जिनके जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वो तो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं ना, उनकी वो तो ये अपनी शहादत जो दे रहे हैं वो इस वतन के लिए दे रहे हैं, इस कौम के लिए दे रहे हैं। क्या कौम को भी उनके लिए कुछ करना है कि नहीं करना? कौम को भी इकट्ठे होना है कि नहीं होना? क्या इन सियासी जमातों को नफरतों के मीनार गिराकर पाकिस्तान के लिए एक होना चाहिए या असर के नहीं होना चाहिए? नहीं होंगे तो फिर सब शिकार होंगे। अपनी अपनी सियासत चमकाते जाएं, जो होता वो करते जाएं, लेकिन इस दहशत गर्दी की जंग उस वक्त जीत सकते हैं जब ये सारी कौम एक होगी। हमें फ़ख्र है अपने शोहदा पर, हमें नाज है अपने शोहदा पर कि वो इस माहौल के बावजूद भी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं इस वतन के लिए, इस कौम के लिए। लेकिन सियासतदान होश के नाखुन नहीं ले रहे। मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। हम कर्ज चुकाते रहेंगे और मट्टी की मोहब्बत से जुड़े रहेंगे, लेकिन किसी दिन तो हमें हुजूम से कौम बनना होगा। सियासी मंजरनामे और कानूनी मंजरनामे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, कहानी ये चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और वो आईनी इदारे के ऊपर कोई भी फैसला बाइंडिंग नहीं है। पहले तो ये कहा गया, अब कहा गया जी कि गौर खौज किया जा रहा है। फैसला सामने आया कि नजर सानी के लिए फिर से रुजू कर लिया गया। एक चीज़ समझाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग क्या है और अभी ये जो नजर सानी के लिए गए हैं उसका तरीकाकार क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है और ये जो सवाल आपने उठाया इसका जवाब आईन पाकिस्तान 1973 के अंदर मौजूद है। आइन का आर्टिकल 189, आइन का आर्टिकल 190 पाबंद करता है पाकिस्तान की सारी अदालतों को, पाकिस्तान के सारे इदारों को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करे आपने मनोवन उसको तस्लीम करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पिछले कुछ अरसे के दौरान, पिछले मैं स्पेशली 3 साल की बात करूंगा, एक PDM की गवर्नमेंट थी और उसके बाद जो गवर्नमेंट जो अब ये दोबारा आई जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने आकर शायद ये रविश इख्तियार कर ली कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाना ही नहीं है। आइन कुछ कहता है, ये सेकेंडरी लेजिस्लेशन के अंदर कुछ लेकर आ जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है, जब ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को वाजे किया अपने 2 जो वजाहती ऑर्डर से, उनके तहत जब ये वजाहत कर दी कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको मनवन तस्लीम करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इसके अंदर किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, रिजर्व सीट्स के हवाले से भी उन्होंने इस फैसले को दे दिया और उसके बाद फुल फ्लेज जजमेंट भी आ गई। अब
जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। कम से कम मैंने अपनी कानूनी ज़िंदगी के अंदर, जिसको तकरीबन 20 साल हो गए, मैंने आज तक पाकिस्तान के अंदर ये नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कभी ये कहा हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता। हालांकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ हुकूमत के अक्सर व बेशतर क्लैश सामने आते रहे, लेकिन आपको याद होगा 98 के अंदर जब सजाद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ तो बदकिस्मती हमारी ये देखें या शोमीय किस्मत देखें कि उस वक्त भी नून लीग ही बरसर इक़्तिदार थी और इनके मुंह के ऊपर जो उस वक्त काला किया धब्बा लगा वो आज तक नहीं मिट सका। और ये दोबारा जो होने जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की शय मिल रही है। आपने देखा किस तरह स्पीकर पंजाब असेंबली एक्सपोज हुए, उन्होंने एक लेटर लिखकर वो ये कह रहे हैं कि जी आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने। इसी तरह इस स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक लेटर लिखा। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इस तरह के लेटर से आप मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते तो ये बहुत पहले हो चुका होता। उस वक्त जब यूसुफ रजा गिलानी का मामला आया था तो आपको याद होगा कि इसी नून लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की नहीं। तो क्या आज ये हैवानों की बस्ती है? क्या आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मनोअन तस्लीम नहीं होना? ये होना ही होना है अगर इस रियासत पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक मिनिस्टर साहब कौम जानना ये चाहती है कि अब जो इन्होंने एक मजीद एप्लीकेशन दे दी है और कि जनाब फैसला आप कर दें कि हमने सीटें किसको देनी है, आप फैसला कर दें इस पर, इसको क्या वो 8 रुकनी टीम मौजूद जजेस जिन्होंने तफसीली फैसला दिया है वो देखेंगे इस एप्लीकेशन को कि ये एप्लीकेशन भी चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी का एक बेंच बना के लगाएंगे? ये ज़रा इसमें थोड़ा सा बता दें। देखें, आइन और कानून और पिछला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जितने फैसले हैं, जितनी प्रैक्टिसेस हैं, वो तो ये बात वाजे करती हैं कि रिव्यू पिटीशन जाएगी उसी बेंच के पास और वही बेंच कॉम्पिटेंट है उसको सुनने का और उस रिव्यू को डिसाइड करने का। इसके अंदर मेरा ख्याल है कि ये जो नई कमेटी के हवाले से तश्कील हुई और बेंचेस को बनाने के हवाले से ये इस चीज़ के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि नहीं सर, जो मामला बैरिस्टर साहब ये समझाइएगा, उसी बेंच, जब आप उसी बेंच की बात करते हैं तो 13 रुकनी बेंच या फिर 8 जिन्होंने फैसला सुनाया था? सर 13 रुकनी बेंच ही सुनेगा इसको, क्योंकि रिव्यू पिटीशन है, उसके अंदर कुछ डिसेंटिंग नोट्स भी हैं। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत सियासी जमात मानने के अंदर काजी फायज ईजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं। ये एक जजमेंट 11 रुकनी जो है वो जजेस की है और दूसरी जजमेंट जो है वो 8 रुकनी जो मुतफिका तौर पे आई, और 2 वो जजेस हैं जिन्होंने डिसेंटिंग नोट दिए और जजमेंट, और इसी जजमेंट के अंदर बार बार जो 8 जजेस थे उन्होंने लिखा कि शायद उनका जो मनसब था या शायद उन्होंने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा, उनका मनसब इस चीज़ को शायद उनको अलाउ नहीं करता था कि वो सुप्रीम कोर्ट या बाकी जजेस के मुतालिक इस तरह की ऑब्जर्वेशन देते, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह का स्प्लिट नज़र आ रहा है इस वक्त, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले भी आता रहा, लेकिन जिस तरह खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई जो है वो शॉकिंग है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। और जब इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे दुराहे पे खड़ा है जहां पे हमारे पास एक साइड पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, दूसरी साइड पे जिस तरह राना अजीम साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमें दहशतगर्दी का सामना है, बलोचिस्तान के अंदर हम तबाही के दहाने पे चले गए हैं, तो इन मामलात के अंदर हमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जुडिशरी की ज़रूरत है। वो जुडिशरी जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का एतमाद हो, जो ये समझे कि यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती होगी, ना कि ज़ातियात के ऊपर लाकर कोई फैसले किए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और शोमिये किस्मत कि आज शायद सुप्रीम कोर्ट अपनी वो सेंटिटी, अपनी वो जो इनका तकद्दुस था, वो शायद अवाम के अंदर उस तरह सामने नहीं आ रहा जिस तरह आना चाहिए था। और उसकी मिसाल और उसके पीछे मैं किसी और इदारे को मुर्जुए इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ठहराऊंगा। देखिए, आपकी एक कमेटी चल रही थी जो बेंचेस के हवाले से फैसला करती थी, और फिर आप पीडीएम हुकूमत के अंदर ये कमेटी बनी, आपको याद होगा। आज से पिछले 6 महीने पहले चले जाएं, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, उस वक्त कितने बड़े बड़े दावे किए जाते थे, एक बड़ी आवाज़ उठती थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हमने जमहूरियत कायम कर दी।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस को बिठा दिया जो बैठ के फैसला करेंगे, अब बेंच फिक्सिंग नहीं होगी। तो भाई 6 महीने बाद क्या एहसान होना हो गया कि आज आप कह रहे हैं आपने वो कमेटी को भी चेंज करके रख दिया। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच बनेंगे, तो आज मैं किसको मुर्जुए इल्जाम ठहराऊं? आज कौन फिक्सेशन करने जा रहा है? आज बेंच को फिक्स कौन करने जा रहा है? अच्छा, एक चीज बैरिस्टर साहब, एक चीज समझाइएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी एक्ट है उसे कहा जाता है कि ये आर्टिकल 175 के मुनाफी है। आर्टिकल 175 क्या कहता है? सर, आर्टिकल 175 जो है वो क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करता है और उसके नीचे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात करता है और सारा जो सुप्रीम कोर्ट की आपकी रनिंग है उसके हवाले से 175 टिल आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। अब देखिए, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ये जो बेंचेस के हवाले से बात है ये हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी। इसके ऊपर कोई आईनी शिक मौजूद नहीं, इसके ऊपर कोई कानून मौजूद नहीं था और उसके पीछे मंतक ये थी कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमारे आइन के अंदर मौजूद है कि एक इदारा दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इज द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, अब बन गई। अब उसने किस तरह चलना है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बैठ के फैसला करेंगे कि हमने किस तरह बेंचेस बनाने हैं। वो पार्लिमान नहीं कर सकती, वो हुकूमत वक्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये इख्तियार हम पार्लिमान या हुकूमत वक्त को दे देंगे तो कल को सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी कि जनाब हमें भी आइन साजी की इजाजत दे दी जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। इसी तरह ही जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जी हमें वजाहत चाहिए, कल को कोई तहसीलदार उठेगा वो कहेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुझे वजाहत चाहिए, मैं उस वक्त तक इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। इस तरह रियासतें नहीं चलेंगी सर। आपको पूरे सिस्टम के अंदर असूलों के ऊपर सिस्टम को खड़ा करना पड़ेगा। असूल तो ये था कि जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होते वो बैठ के। मिनिस्टर साहब, खत किताबत भी शुरू हो गई जो पाकिस्तान की मैंने हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखी है, खत किताबत वाला मामला, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। अब आप मुझे ये बता दें, ये तो चले हम देखते रहेंगे, ये जो इलेक्शन कमीशन ने आज एक रुजू किया है, इसका कितने दिनों में आप समझते हैं कि केस लग जाएगा? और क्या इस केस में इलेक्शन कमीशन को सुना जाएगा या उनकी दी हुई पिटीशन पे रद्द अमल वजाहत दी जाएगी? देखिए राणा साहब, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, जब आप नजरसानी के अंदर जाते हैं तो एक तो पहली बात जो मैंने वाज़ेह की कि वही बेंच सुनेगा। दूसरी बात, इसके अंदर टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती कि मतलब इसको विद इन मंथ सुनना है, इसको 6 महीने में सुनना है, इसको साल में सुनना है, उसके ऊपर कोई 90 दिन का टाइम नहीं होता इसमें? और तीसरी बात जो सबसे अहम है, 90 दिन का टाइम नहीं होता? नहीं सर, 90 दिन के अंदर अंदर आपने फाइल करना होता है, आपने दायर करना होता है 90 दिन के अंदर अंदर। उसके ऊपर लिमिटेशन कोई नहीं है कि मतलब जजेस कब, क्योंकि बेंच भी अवेलेबिलिटी भी तो आपने देखनी है कि कितने टाइम के अंदर, मतलब वो डिस्क्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जजेस का, कि वो कब इसको फैसला करते हैं। अब एक चीज देखें, एक चीज बड़ी वाज़ेह करने वाली है यहाँ पे कि जब ये पहले भी रिव्यू पिटीशन गई थी, इन्होंने इसकी क्लैरिटी ऑर्डर की, इस डिसीजन की पहले भी मांगी थी, जिसके ऊपर हमारे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि आपने बाकी फ्रीकैन को सुने बगैर आपने एक वजाहती ऑर्डर दे दिया, शॉर्ट ऑर्डर दे दिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मनोवान इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का पाबंद है, जिसको काजी फायद ईसा साहब ने बेसिस बनाया। लेकिन उसके अंदर ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि वो तो वजाहत पहले ही हो चुकी है, उस वजाहत के बाद तो किसी किस्म का कोई लकूना, कोई लूप होल इस सारे मामले के अंदर रहता नहीं है। तो इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट होना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा रहा है तौहीन अदालत की तरफ अंडर आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे ये समझ आती है कि इन्होंने रिव्यू पिटीशन तो डाली है साथ, लेकिन ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे, क्योंकि इसके ऊपर वजाहती ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद है और उस वजाहती ऑर्डर के अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसके अंदर वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि आपने इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस तरह रियासतें नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट कल को फैसला करे, वो मतलब जो है सिविल राइट्स के फैसले भी करते हैं, तो कल को एक तहसीलदार उठ के नहीं कह सकता कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की समझ नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब, एक चीज और समझाइए, आप कहते हैं कि नजर सानी पे नहीं जाना चाहिए, तौहीन अदालत पे जाना चाहिए। अब नजर सानी के लिए तो वही बेंच उसके सामने लगेगी, तौहीन अदालत के लिए किस बेंच के सामने लगेगी? पहली बात ये।
फर्ज कर लें कि नजर सानी से पहले तौहीन अदालत लग जाती है, क्या उस तौहीन अदालत में अगर यह फैसला हो जाता है कि यह तौहीन अदालत नहीं है और वो इसके मेरिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट के आने के बाद यह तौहीन अदालत नहीं बनती, फिर क्या सूरत हाल होगी? सर देखें, इस तरह आज तक हुआ नहीं। आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर बात करता है कि अगर कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानेगा तो आर्टिकल 204 के अंदर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उसके अंदर इनिशिएट होंगी। नॉर्मली और यूजुअली होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट्स के अंदर फाइल की जाती है और हाई कोर्ट उस मामले को देखती है और उसके बाद वो सारे प्रोसीडिंग्स को लेकर चलती है। लेकिन अगर वो बेंच खुद या उस बेंच के जो जजेस हैं वो ऑन देयर ओन इस चीज़ को इनिशिएट कर लें कि जी हमने एक फैसला किया तो उसके ऊपर नहीं आवा, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी केस के अंदर बार बार ये ऑब्जर्वेशन आती रही कि आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम फिर तौहीन अदालत वाली साइड पे जाएंगे और वो मामला जो है लेकिन सर वो सू मोटो पे नहीं आ जाता, और सू मोटो का इख्तियार तो वो कमेटी के पास है जी। 184(3) के अंदर बिल्कुल आपने ये बात सही की कि वो 184(3) के अंदर आएगा, सो मोटो के अंदर आएगा, उसके अंदर कमेटी के पास इख्तियार होगा। लेकिन उस कमेटी की लीगैलिटी पे तो आप देखें, कमेटी बनी, कमेटी 3 मेंबर्स के साथ थी। उस कमेटी अभी तक तो वो कमेटी की लीगैलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो ऑर्डिनेंस आया वो कहते हैं जी सीनियर मोस्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और थर्ड वन जो है वो चीफ जस्टिस की मर्जी का। तो जो सीनियर मोस्ट जज है हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो तो कमेटी के अंदर शामिल ही नहीं हो रहे। तो अगर वो कमेटी के अंदर शामिल नहीं है तो उस कमेटी की लीगैलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ब्रिस्टर साहब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है, क्या आप अमल करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, वजाहत जो दी थी उस पर भी अमल करें, फौरी तौर पर आप नशिस्तें दे दें। उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन नशिस्तें नहीं देता और रिज़ाइन देकर चला जाता है तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? सर ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। अगे करी खुशकिस्मतियां ने पाकिस्तान दियां नहीं, अगे करी खुशकिस्मतियां मिनिस्टर साहब, तुसीं भी पढ़े लिखे वाली गल करी जांदे हो, तुहाडे घर वड्डा होएगा, तुसीं कर सकदे हो गल। अगे करी खुशकिस्मतियां सानूं समझा दिओ ना, असीं ते सुबह तो लैके शाम तक रोड होके मर गए, जड्डे भंगड़े पाण ने कर्जा लैके। वाह मिनिस्टर साहब। सर एक उम्मीद तो करते हैं ना जी कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, इदारे एक दूसरे के साथ टकराव की साइड पे ना जाएं। हमें तो ये उम्मीद है, बीइंग अ मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हमारा है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करती है उसको मनोवन तस्लीम करना इनकी आईनी जिम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ, देखें अगर ये रिव्यू पिटीशन के अंदर गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था, वो कहते जी मतलब या वो ब्लंटली ये कह देते कि जी हम ये फैसला नहीं मानने जा रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी डिवीजन मौजूद है, वहां पे भी कंपेटेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं, वहां के भी मेंबर्स जो हैं उनके अंदर एक पॉइंट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब वहां पे भी डिवीजन थी तो इस वजह से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा गया है कि अगर कुछ एम्बिग्विटी है तो वो भी हमें क्लियर कर दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में यूनानिमस नहीं है, वहां पे भी डिवीजन मौजूद है और उसी डिवीजन को इंशाल्लाह ये मेरा ख्याल है दूर हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का कभी भी मुर्तकब नहीं होगा। ये आईनी इदारा है, इनके पास इतनी समझबूझ है कि ये नहीं करेंगे। डिले हो सकता है लेकिन इससे इंप्लीमेंट होना है। सर राणा साहब एक आखिरी सवाल जी, आपने कहा जी कि हमें बड़ी उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर इलेक्शन कमीशन भी कायम है और उम्मीद पर सारे कायम है। ये सिर्फ आखिरी मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ ने जलसे क्यों कैंसिल किए हैं? सर देखें, मैंने जितनी गुफ्तगू की आपने देखा आइन और कानून के मुतल्लिक की, जो आइन और कानून कहते हैं। तहरीक इंसाफ की एक आइनी हक है, ये जो बुनियादी हकूक है उसके अंदर राइट टू असेंबल दिया हुआ है, राइट टू एसोसिएट विद अ पॉलिटिकल पार्टी दिया हुआ है। ये आइनी बुनियादी हक है कि कोई भी सियासी जमात, उसका सियासी वर्कर जाकर जलसा जुलूस कर ले। और ये भी शोमी किस्मत इसी हुकूमत के ही मुंह के ऊपर धब्बा लग रहा है कि ये अपने दौरे हुकूमत के अंदर ही इस आइनी हक को भी लोगों को इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, और जब देते हैं तो एनओसी के अंदर 44-45 शराइत रख देते हैं जो जलसा करने की कम होती हैं, जलसा ना करने की ज्यादा होती हैं। अब हमने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
एक मांगी, परमिशन मांगी कि यार हम आइन और कानून के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं, अब हमें एनओसी दे, हम रावलपिंडी के अंदर जलसा करते हैं। कोई एनओसी नहीं दिया गया। अब जब एनओसी नहीं दिया जाएगा, जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो उसके बाद पुरअमन एहतजाज कर किस लिए रहे? आइन की बालादस्ती के लिए। जाहिर बात है कि जब जलसे के बाद भी गिरफ्तारियां होनी है के लिए, एनओसी मिलने के बाद भी गिरफ्तारियां होनी है, तो फिर एहतजाज करके गिरफ्तारियां देने वो ज्यादा बेहतर लगता है आपको ऑप्शन? मैं यासिर साहब इसके अंदर आपसे छोटा सा एडिशन कर देता हूं। लास्ट टाइम जब एनओसी दिया गया तो मेरे कसूर से 120 लोग गिरफ्तार हुए सर, जो इसके अंदर मौजूद थे, और उनके ऊपर 3 MPOs की FIRs हुई। ये कितनी बदकिस्मती है। और वो बेचारे लोग 3 दिन तक वहां, और आप कह रहे हैं कि हम सब उम्मीद से हैं, और आप कह रहे हैं कि हम सब उम्मीद से हैं। ठीक है सर, होप अगेंस्ट होप क्या करें सर? चले और क्या सोचें? क्या उम्मीद के मुकाबले उम्मीद का आलम है सर, बेबसी का आलम है कि उम्मीद भी लगाई है, तो जिससे लगाई है उससे उम्मीद भर नहीं आनी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी मंजरनामे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम कर्ज लेके मुल्क को चलाने का हीला तो कर रहे हैं, लेकिन बिलखुसूस हमें जिन सेक्टर्स के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्या हमारी तवज्जो उस तरफ मरकूज़ है? हमारे अंदर कितना स्पार्क मौजूद है? बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर हम अपनी कितनी हैसियत बना सकते हैं, और जो हैसियत हम बनाने में अब तक नाकाम रहे हैं? यहाँ के लोग अगर पाकिस्तान को छोड़कर बाहर मूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए क्या चीज़ें मौजूद हैं कि यहीं से वो बाहर की मंडी के अंदर अपनी रसाई को मुमकिन बना सकते हैं? आईटी एक ऐसा शोबा है कि जिसके अंदर दुनिया में इनकलाब बर्पा हो रहा है, दुनिया में जद्दत पसंदी आ रही है। क्या हमारा हदफ आईटी में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है? क्या आईटी के अंदर इनकलाब को लेके आना है? क्या अब तक के इकदामात हमारे वैसे रहे? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन यंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मोहम्मद शुएब बटालवी साहब ने। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब साहब, अगर देखा जाए हुकूमती तरजीहात पिछले कुछ सालों में और आईटी के एक्सपोर्ट का एक वक्त में बढ़ना और फिर कम हो जाना, हमने अपनी तरजीहात में क्या रखा है, और अब मौजूदा जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं, हमारा हदफ क्या है और हम अचीव क्या कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्सपोर्ट्स किसी भी कंट्री की बैकबोन की हैसियत रखती है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की तरफ आज तक किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। अगर जैसे आपने आईटी की बात की है, तो आईटी में या दूसरी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गारमेंट्स हैं, सर्जिकल है, लेदर गुड्स हैं, ये पेरिशेबल आइटम्स है, मीट है, वेजिटेबल फ्रूट्स है, राइस है, दिन ब दिन हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं। और एक्सपोर्टर्स के ऊपर, चाहे वो आईटी का शोबा है, चाहे वो इसमें पेरिशेबल आइटम्स है, गारमेंट्स वगैरह है, तो हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। हम लोग शादियाने तो बजाते हैं बार बार कि हमने IMF ने हमें $1 अरब दे दिए, $7 अरब का वो जो है पैकेज हमें दे दिया, लेकिन हम लोग जो है अपने एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। और IMF का प्रोग्राम लेने के लिए हम एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स दिन ब दिन लगाते जा रहे हैं। और एक्सपोर्ट के ऊपर आप देखें, अभी ये इस बजट के बाद इन्होंने 2% टैक्स ऐड कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्टर तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है। एक्सपोर्टर किस किस चीज में टैक्स पे कर रहा है? अगर मैं आपको बताऊं, एक्सपोर्टर जो है वो बाहर से एक्सपोर्टर की मद में, एक्सपोर्ट की मद में उसकी जो पेमेंट्स आती हैं उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद बैंक अपनी मर्जी से डिडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाए, जो वो अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद वो पेमेंट्स जो निकलवाता है बैंक से उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है, लेबर कॉस्ट पे टैक्स पे कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहा है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा दिया है, और एयरलाइंस के ऊपर, शिपिंग लाइंस के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और ज्यादा मजीद कम होगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2021 में आप हमारी एक्सपोर्ट्स उठा के देखें तो $39.4 बिलियन पे गई थी। उसके बाद 2022 में हमारी एक्सपोर्ट्स आ गई $29.4 बिलियन पे। उसके बाद इसमें आप देखें हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $3.4 बिलियन पे आगे गिर गई, जो कि अभी $2.2 बिलियन पे रह गई है। तो हम IMF का प्रोग्राम लेने के लिए दिन ब दिन कर्ज तो लेते जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बिल्कुल भी वो जो है ना फोकस एक्सपोर्ट पे नहीं कर रहे। और IMF को खुश करने के लिए हम एक्सपोर्ट के ऊपर मजीद टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। शुएब साहब, ये जो चीजें आप बता रहे हैं
ये तो अब हर शख्स को पता चल गया है। हम आपसे पहले यही जो बातें हैं वो कर रहे थे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सर, इसमें इसका जिम्मेदार आप भी हैं, इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ, इसका जिम्मेदार पूरा पाकिस्तान है, इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं, इसके आप ये देखें इसके जिम्मेदार आप और मैं क्यों हैं? बस ये थोड़ा सा इसमें ये हम इसके जिम्मेदार है ना, क्योंकि हम लोग जितने भी जो लोग हैं पाकिस्तान में, हर बंदा जो है वो शॉर्टकट करने की कोशिश करता है कि मैं शॉर्टकट मार लूं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जो भी गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है, वो आते ही IMF प्रोग्राम की आसान चीजों की तरफ चले जाती, जबकि अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। जो आपकी एक्सपोर्ट जो है आपकी कंट्री की बैकबोन है, आप छोटे एक्सपोर्टर्स की तरफ तवज्जो दें। छोटा एक्सपोर्टर कौन है? आफ्टर कोविड जो है पूरे वर्ल्ड में 99% जो है एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स या ट्रेड उस पे ई-कॉमर्स पे जा चुकी है, जिसकी तरफ हमारी पूरी दुनिया की तो तवज्जो है। इंडिया देखे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया आफ्टर कोविड। क्यों? उन्होंने अपनी ई-कॉमर्स की तरफ तवज्जो दी है, एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दिया। बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है, हमारे हमसाया मुल्क आगे निकल चुके हैं, चाइना दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन चुका है सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट से। और इसकी जिम्मेदारी आप और मैं कैसे नहीं कबूल करते? हम हर चीज में तो मिलावट कर रहे हैं। हमारे कुछ एक्सपोर्टर हजरात या हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट्स यहाँ से करते हैं उसके ऊपर मेड इन इंडिया या मेड इन इसराइल तो लगा के टैग एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो बुनियादी चीज है मेड इन पाकिस्तान तो कोई लेना पसंद नहीं करता। हमारी रिप्यूट इतनी खराब हो चुकी है। हम लोग एक्सपोर्ट को देखें 18 डिपार्टमेंट्स डील करते हैं, जिसमें आपके FBR है, कस्टम है, ANF है, शिपिंग लाइन्स है, पोर्ट्स है। इस तरह ये 18 के 18 अदारे ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होए। अगर आप देखें यहाँ पे कस्टम्स जो है वो एक्सपोर्टर को मजबूर करता है कि वो अंडर इनवाइसिंग करे। इसी तरह आप दूसरे अदारे की तरफ चले जाए, FBR तो रजिस्ट्रेशन में उसको प्रॉब्लम है। इसी तरह आप एयरलाइंस की तरफ चले जाए तो फ्रेट रेट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, अभी मजीद टैक्स पे टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो और मजीद गिरेगी। और इसकी जिम्मेदारी हम क्यों ना कबूल करें कि इसमें आप भी हैं, मैं भी हैं, सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट तो खाली ना आपके बाकी सब अदारे मौजूद हैं। जैसे आप अभी देखें जब PTI की अच्छा चले मुझे ये बताइए शेख साहब, हवाबाजी थे, असेंबली में खड़े होकर ये अल्फाज कहे कि हमारे पायलट्स के पास जो है जाली डिग्रीज है, जिससे PIA की मेरे भाई यहाँ पर तो MNA के पास जाली डिग्रियां निकले आई हैं, यहाँ पर तो MNA के पास जाली डिग्री निकले आई हैं, यहाँ तो सरकारी अफसरान के पास जाली डिग्री। आपको नहीं पता PIA से एक अफसर को फारिग हुआ है और आपके एक बहुत बड़े आला अफसर का भाई था और उसकी डिग्री जाली निकले, आपको नहीं पता? जी जाली निकले। तो सर ये अल्फाज असेंबली में खड़े होकर कहने की क्या जरूरत थी? उससे नुकसान उस वजीर को तो नहीं हुआ, वजीर हवाबाजी जो थे उस वक्त के, गुलाम सरवर खान ऐसा कोई नाम था उनका। और आजकल माफी ग्रुप में है माफी मांग लो तो जितना सारे गुनाह माफ है, आजकल उसी ग्रुप में है। शुएब साहब बात ये है कि हमें किस मॉडल के ऊपर जाना चाहिए? हमारी सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश मूव कर गई, वो मिलावट तो नहीं कर रहे थे? अभी पिछले दिनों में जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी 2 साल पहले, अब वो मिलावट तो नहीं थी, वो भी तो चल ही रही थी ना। चले वो ग्रेड मुख्तलिफ होगा। एक्सपोर्ट जो बढ़ी थी वो हमारी जो $39.4 बिलियन की एक्सपोर्ट थी 2021 में और 2022 में जो $29.4 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स की मद में पैसे नहीं आए। वो जो पाकिस्तान में पैसे हैं वो फ्रेट की मद में है, जो एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस ने अपने फ्रेट रेट्स आफ्टर कोविड बढ़ा दिए गए थे। जो कि $1 हम पे करते थे वो $8, $10 पे चला गया। अभी अगर मैं बात करूं आपको तो हमारा डॉलर की प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी है, जैसे हम लोग फ्रेट पे कर रहे हैं एक्सपोर्ट की मद में। यूके का अगर मैं बात करूं, गैर मुल्की लाइनों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, $3.5 पर किलोग्राम हम पे कर रहे हैं, जबकि इंडिया भी $3.5 पर किलोग्राम पे कर रहा है, जबकि बांग्लादेश भी हमारा हमसाया मुल्क भी $3.5 पर केजी पे कर रहा है। तो उससे नुकसान क्या है? इंडिया में डॉलर है 85 का, बांग्लादेश में डॉलर है 95 का, पाकिस्तान में डॉलर है 280 का। तो हमारी जो फ्रेट कॉस्ट है वो आती है 1050 रुपए। इंडियन एक्सपोर्टर की कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 280 रुपीज। इसी तरह बांग्लादेश का जो एक्सपोर्टर है उसकी कॉस्ट भी 290 के करीब आ रही है। तो हमारी एक्सपोर्ट हम कैसे दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में अपने एक्सपोर्टर्स को बताएं कि वो जाके मुकाबला कर सके? पहले तो हमें डॉलर के ऊपर काम करना है कि हमें डॉलर कैसे नीचे लेकर आना है। डॉलर कैसे नीचे आएगा? वो आपकी एक्सपोर्ट से आएगा। और आप अपने एक्सपोर्टर्स को कम से कम आप जो है
जो आपके अदारे हैं, जो आपके ट्रेड कौंसल्स बैठे हुए हैं बाहर एम्बेसीज में आपकी, या जो कमर्शियल अटैचीज जिसको बोला जाता है, उनके ऊपर ही आप थोड़ी फोकस कर लें, उन्हीं को ट्रेन कर दें, उनके ऊपर ही थोड़ी, यानी वहां पे रिवैम्पिंग की जरूरत है, वहां पे रिवैम्पिंग हो तो तभी ये बेहतरी हो सकती है और इस मॉडल के ऊपर काम करने की जरूरत है। यही वो चीज है जो पाकिस्तान में मुआशी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर सकती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शुएब बटालवी साहब, इस हवाले से अपना नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।